हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में। जैसा कि अब तक मैंने जो भी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है इस चैप्टर से रिलेटेड, काफ़ी हद तक आपने चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप करा दूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। जो भी चीज़ें ये आपने सीखी वो कहाँ आपके काम आने वाले, वो तो आपको पेपर में पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो चीज भी आपने डिस्कस की, जैसे पहले पार्ट में आपने डिस्कस किया कि आखिर पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे उनके बीच में स्पेस होता है, कैसे वो मूवमेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी को हम हीट देकर बढ़ा सकते हैं। दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उनके पार्टिकल्स की पोजीशन में क्या फर्क आ जाता है, कंप्रेसिबिलिटी किसके अंदर है, रिजिडिटी किसके अंदर होता है, फ्लूइडिटी किस किसके अंदर होता है, ये सब चीज हमने डिस्कस की। थर्ड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया किस तरीके से हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, हमने लेटेंट हीट पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो भी डिस्कस किया। हमने ये भी जाना कि क्यों आखिर स्टीम से बर्निंग प्रोसेस ज्यादा या बर्निंग इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉइल्ड वाटर। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि आखिर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए, ये भी हमने समझा। तो आज के इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में। यानी कि मैंने आपको जो चैप्टर शुरू कराया और मैंने आपको बताया कि हम मैटर के स्टेट्स को बदल सकते हैं। यस, यू आर हियरिंग राइट। मैटर के स्टेट्स को बदल सकते हैं बाय अप्लाइंग हीट और से टेम्परेचर एंड प्रेशर। हीट का बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी, हमने एनर्जी कन्वर्जन करने के रूल्स पढ़े और कुछ लिमिटेशंस पढ़ी। साथ ही हमने ये भी जाना कि किस तरीके से डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदल सकते हैं, या केल्विन में कोई वैल्यू दे रखी है तो डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इस पॉइंट को 1.4.2 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर को। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आसान तरीके से समझाऊंगा। और ये जो चैप्टर चल रहा है बेटा, इस चैप्टर को मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन से समझाया है। कोई भी पॉइंट छोड़ने की हमने जरूरत ही नहीं समझी और छोड़ी भी नहीं है। और अगर कुछ भी स्किप रह गया हो ऐसा जो नहीं समझ में आया आपको, मैंने तो वैसे कराया सारा है, फिर भी कुछ ऐसा रह गया हो जो आपको नहीं समझ में आया, यू आर फ्री टू आस्क। कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, कुछ भी आप वहां पर पूछ सकते हो रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो के साथ। we have already learned that the difference in the various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles। हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलाव क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंजेस क्या देखने के लिए मिलते हैं। क्या पार्टिकल के साइज छोटे हुए थे? से यस और नो इन कमेंट सेक्शन। यस प्लीज। क्या पार्टिकल्स के साइज छोटे बड़े हुए थे? ना जी ना, पार्टिकल के साइज छोटे बड़े नहीं हुए थे। हुआ क्या था फिर? पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में वेरिएशन आता है। सॉलिड होते हैं तो पार्टिकल के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, सिर्फ वो वाइब्रेशन कर सकते हैं। वहीं पर अगर लिक्विड होता है बेटा, तो आपने नोटिस किया था कि लिक्विड के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स यस थोड़े से दूर हो जाते हैं, और गैस के अंदर तो भाई बहुत दूर होते हैं, इजीली रेंडमाइज हो जाते हैं। और एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल भी लिया था। अगर वो डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, चेकआउट करो, ध्यान से देखो, सब कुछ समझने के लिए मिलेगा। एक एक घंटा तो आप दे सकते हो यार चैप्टर में, मतलब पूरे साल में आपको इस चैप्टर पे सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे देने हैं। सिर्फ लगभग मैंने 3 घंटे की ये वीडियो बनाई है, एक वीडियो तो नहीं है, पार्ट्स में बनाई है। तो 3 घंटे एक चैप्टर को दे सकते हो ना पूरे साल भर में। बस एक बार ध्यान से सुनना है, उसके बाद मैं आपको एक रिवीजन वीडियो ला कर दूंगा, फिर हम कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी एजुकेशन वाली चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने और सीखने के लिए मिलने वाली ऑब्वियसली। तो चलो डीप डाइव करते हैं थोड़ा सा। What will happen when we start putting a pressure and compress gas? क्या होगा अगर हम प्रेशर लगाएं और गैस को कंप्रेस करें? तो मैंने आपको बताया बेटा, स्टेट में चेंज यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस में चेंज। अगर आप स्पेस को कम कर लोगे तो भैया वो ज़्यादा डेंस हो जाएंगे,
गैस से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। हालांकि लिक्विड से सॉलिडिफाई होने के लिए सिर्फ प्रेशर से काम नहीं चलता, तो ये याद रखना, क्योंकि इतना एक्सेसिव प्रेशर की हमें ज़रूरत होगी कि जब लिक्विड से उसे क्या बनाया जाएगा, सॉलिड। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ प्रेशर से काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर गैस से लिक्विड बनाना है तो सिर्फ प्रेशर से काम चल जाएगा। तो ये कहता है क्या, इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या पार्टिकल्स पास आ जाएंगे? ऑब्वियसली यस। डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? यस, ऑब्वियसली यस। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा यस, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज, और वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स सो दैट स्टेट में वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर 3 कंडीशन है, एज यू कैन सी। कंडीशन तो एक ही है जिसको आप प्रेशराइज करने वाले हो, बट पिक्चर्स 3 है जिनको समझा रखा है। ये आपका स्टेट 1 है, यानी पहली कंडीशन पर है, ये स्टेट 2 पर है, और ये स्टेट 3 पर है, या फिर ये स्टेज भी कह सकते हो आप। जो स्टेज 1 है उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत दूर है, प्रेशर को ज़्यादा अप्लाई नहीं किया गया है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, पिस्टन को क्लोज किया नीचे की तरफ, तो पार्टिकल्स देखो, तो इनके बीच में अगर आप नोट डाउन करें बेटा, ध्यान से देखें, तो यहाँ पर आपको स्पेस अच्छा खासा दिख रहा है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई वेरिएशन नहीं है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स सेम है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, और इसमें भी 6 है जो अलाइंड हो गए हैं। लेकिन खास बात क्या देख रहे हो, स्पेस में वेरिएशन है, और पार्टिकल के साइज में भी कोई वेरिएशन नहीं किया गया है। जितना बड़ा डॉट बेटा इस वाले में मेंशन्ड है, जितना बड़ा डॉट इसमें मेंशन्ड है, जितना बड़ा डॉट इसमें मेंशन्ड है, उतना ही बड़ा डॉट आपको यहाँ पर भी मेंशन हो रहा होगा, या फिर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ऐसे बहुत बड़ा चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा वेरिएशंस आपके पास यहाँ पर नहीं है। क्लियर? तो एक्चुअली यहाँ पर पार्टिकल के साइज में कोई वेरिएशन नहीं है, सिर्फ इनके बीच के स्पेसेस में वेरिएशन देखने के लिए मिला आपको। जहाँ पर आप अगर नोटिस करो तो यहाँ पार्टिकल के बीच में आपको स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर बिल्कुल कम है। साइज ऑफ द पार्टिकल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। बाकी प्रोसेस में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को अगर हम रिड्यूस कर दें तो वी कैन देन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। बाय द वे, ये सारा सिंपल प्रोसेस था जिसको अभी हमने समझा। यहाँ पर अगर आप देखो तो लिखा हुआ है फिगर नंबर 1.8, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। और यही तो हमें चाहिए, यही तो हमें चाहिए। स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए हमें पार्टिकल्स को क्लोज ही तो करना है, या फिर दूर करना है, कह सकते हैं। पार्टिकल के साइज को कहाँ चेंज करना है, क्योंकि अगर पार्टिकल के साइज को आपने चेंज कर दिया तो एक्चुअली आपने उसकी एग्जिस्टेंसी को बदल डाला, फिर वो पार्टिकल वो नहीं रहा जो था। तो पार्टिकल का साइज कभी भी चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है। बार बार क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। Applying pressure and reducing the temperature can liquefy gas. Reducing the temperature, and if we can use both the अस्त्र शस्त्र, then तब तो आप कोई भी स्टेट बदल सकते हो। अगर आपने टेम्परेचर का फैक्टर भी यूज कर लिया, आपने प्रेशर का फैक्टर भी यूज कर लिया, क्योंकि हमने देखा कि स्टेट को बदलने के लिए आप 2 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। टेम्परेचर भी यूज कर सकते हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ाकर घटाकर, प्रेशर को बढ़ाकर घटाकर, और दोनों को साइमल्टेनियसली यूज कर लिया तो फिर तो स्टेट बदलना ही बदलना है। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहा है कि आप गैस के टेम्परेचर को रिड्यूस करके और प्रेशर को इंक्रीज करके, अब देखो एक तरफ से आप कह रहे हो कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, क्योंकि अगर आप नोटिस करो कि किसी की गैस मॉलिक्यूल को अगर आप प्रेशराइज करोगे बेटा, ऊपर से पिस्टन से प्रेशर लगाओगे, तो आपको क्या लगता है कि वो आसानी से प्रेशराइज हो जाएगा? आसानी से एक लेवल तक होगा। अगर आप सिरिंज को लें, खाली सिरिंज, जो मैंने लास्ट वीडियोज के अंदर भी बताया था आपको, डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो होते हैं, उसको अगर आप प्रेस करो, कंप्रेस करो, तो एक लेवल तक ही वो प्रेस होता है आपसे। उसके बाद आप प्रेस करके उसे लिक्विड में नहीं चेंज कर सकते हो, हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर की जरूरत होगी। अब आपको क्या लगता है कि आप वो प्रेशर दे पाओगे? नहीं। तो बड़े बड़े पिस्टन्स होते हैं, पावरफुल हाइड्रोलिक पिस्टन्स होते हैं जिनसे ये काम बनता है, पर उससे भी ये सिर्फ काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब मॉलिक्यूल को कंप्रेस किया जाएगा बेटा, तो वो भी तो रेंडमाइज करेंगे, मोशन और रैंडम बढ़ने की कोशिश करेगा। पार्टिकल्स क्लोज होंगे तो टक्कर बार बार लगेगी, हीट ज्यादा जनरेट होगी। अगर प्रेशर लगाओगे तो हीट ज्यादा जनरेट होगी। कभी आप नोटिस करना, गाड़ी के टायर में हवा भरते वक्त जो मशीन होती है, चाहे वो आप हाथ से भर रहे हो, चाहे आजकल वो छोटी सी कार से ऑपरेट होने वाली मशीन्स आती हैं जिससे आप बाइक के टायर में हवा भर सकते हो, गाड़ी के टायर्स में हवा भर सकते हो,
उसमें छोटा सा एक मशीन लगा होता है जो एयर को प्रेस करता है, कंप्रेस करता है और गाड़ी के टायर के अंदर भरता है। इससे होता क्या है पता है, आप देखना कि उसका जो पाइप है, उसका जो नोजल है जिससे आप हवा भर रहे हो, थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाएगा। कई बार तो मैसिव हीट हो जाती है, आप डायरेक्ट उसे पकड़ नहीं सकते हो, सीधे हाथ से तो फिर भी पकड़ लोगे, पीछे से अगर यहां से टच हो गया सॉफ्ट स्किन से तो बर्निंग सेंसेशन दे देता है। तो यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंप्रेशन की वजह से हीट पैदा होती है। अब कंप्रेशन से हीट पैदा हो रही है, समझ रहे हो, और आप उस पे क्या करोगे, ठंडा कर दोगे, तो कहीं ना कहीं वो हीट सिस्टम से बाहर निकल जाएगी, और सिस्टम से हीट बाहर निकलेगी तो मॉलिक्यूल शांत हो जाएंगे। और आपने भी देखा होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्मी से भागते हैं और ठंडे होने पर वो सिकुड़ जाते हैं। जैसे कि हम लोगों को भी अगर ठंडा एनवायरनमेंट मिलता है तो हम कंप्रेस होकर, छोटे से होकर बैठने की कोशिश करते हैं जिससे ठंड कम लगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ भी सेम सिनेरियो है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोनों चीजें दे दी तो आपने बहुत अच्छा इफेक्ट डाल देना है फिर उसके ऊपर। Have you heard of solid carbon dioxide? Yes, definitely आपने solid carbon dioxide को सुना होगा। YouTube पर बहुत सारी वीडियोस आती है जिसमें दिखाया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंडेंस हो जाते हैं, ठंडा कर दिया जाता है उनको और वो ड्राई आइस बन जाते हैं। ड्राई आइस, समझ में आ रहा है, ड्राई आइस हो जाते हैं, मतलब ऐसी बर्फ जो सूखी हुई है। आप समझ रहे हो, ड्राई आइस का मतलब हो गया ऐसी बर्फ जो सूखी हुई है, यानी जिससे लिक्विड नहीं मिलने वाला है, वो डायरेक्ट ठंडा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। जब डायरेक्टली वो इवेपोरेट होता है तो सॉलिड से, आइस से डायरेक्टली गैस बन जाता है। वहां पर भी अपने आप में देखो तो सब्लिमेशन प्रोसेस चल रहा होता है। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ही वो जल्दी इवेपोराइज होता है तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये इफेक्ट याद रखना। जब भी इवेपोरेशन होगा तो ठंडक मिलेगी। जैसे हमारे हाथ पर कोई पेट्रोल वगैरह गिर जाता है, थिनर वगैरह गिर जाता है, इवेपोरेट होता है तो आपको ठंडक महसूस होती है। गर्मी में जब आप नहा कर निकलते हो तो कितनी भी गर्मी हो तो थोड़ी देर तक पंखे के नीचे जब पसीने वाले इन्वायरमेंट हो या फिर नहा कर आए हो तो आपको ठंडक महसूस होती है। तो वही कहता है कि ड्राई आइस होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। वो जो आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में, डांसर्स होते हैं, नीचे थोड़ा सा फ्यूम सा उड़ रहा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। It is stored under the high pressure. Solid carbon dioxide get converted directly into the gaseous state on decreasing the pressure to 1 atmospheric. बस इतना ही, समझ रहे हो, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, अभी आता ही नहीं है। दिस इज द रीजन दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, लिक्विड आता ही नहीं है। तो बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों कहते हैं कि भैया लिक्विड तो आता ही नहीं है ना। वो कहता है कि डायरेक्टली वो किस में आ जाता है, किस में आ जाता है, गैस में, किससे, सॉलिड से, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो इसीलिए इसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। Thus we can say the pressure and the temperature determine the state of the substance, whether it will be solid, liquid or gas. Here is the flow chart how you can say exchange or interchange the state of matter by applying pressure and temperature both. Here we have the solid, okay, here we have the gas, here we have the liquid. As you can see there are 6 arrows, solid when get converted into liquid, solid when get converted into liquid, this process is termed as fusion. Yes, you heard right, fusion. Fusion is a process of conversion of solid to liquid. Now what if liquid get converted into solid, liquid get converted into solid, this process is known as solidification. This process is known as solidification. समझ में आया, यानी solid का formation is known as solidification. नाउ लिक्विड टू गैस बनेगा बेटा तो उसे कहेंगे आप क्या, वेपराइजेशन। लिक्विड से गैस बनेगा तो क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। और अगर गैस से लिक्विड बना तो उसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। क्या कहेंगे बेटा, कंडेंसेशन, ये याद रखना है। सिमिलरली अगर आप सॉलिड से गैस बना पा रहे हो तो दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन। याद है, अभी हमने डिस्कस भी किया था डिपोजिशन। और गैस से अगर वो डायरेक्टली बन पा रहा है सॉलिड तो दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज व्हाट वी कॉल, मतलब सो गैस से सॉलिड नहीं, सॉलिड शायद उल्टा बता दिया बेटा, सॉरी ये एरोज उल्टे लग गए हैं, सॉरी कमेंट सेक्शन में भर दिया होगा आप लोगों ने अब तक। ओके सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। गैस से सॉलिड बना बेटा तो डिपोजिशन, और ऑब्वियसली सॉलिड से अगर गैस बना तो क्या बना, सब्लिमेशन।
तो अभी जो ये आपको डायग्राम सा दिखाई दे रहा है, फ्लो चार्ट जो दिख रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको स्टेट ऑफ मैटर के कन्वर्जन के बारे में बताता है, कन्वर्जन रूल के बारे में बताता है, डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बताता है, जिसकी डेफिनेशंस को आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नीचे एक पॉइंट मेंशन किया गया है, इफ यू वांट टू यू कैन रीड इट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर यानी atm प्रेशर होता है। द यूनिट प्रेशर इज पास्कल, पास्कल जो है वो प्रेशर की यूनिट है। 1 एटमॉस्फेयर में बेटा 1 इंटू 10, 1.1 एक्चुअली 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। कीप इन माइंड 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स इज इक्वल टू 1 atm। ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि जैसे कि आप भी कॉपी में लिख लो, लिखी हुई चीज़ें बेटा याद रहती हैं। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर? द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एयर में जितना प्रेशर होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेकन एज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पर, अब ऑब्वियसली बात है, जब आप माउंटेन्स पर चढ़ोगे तो हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरिएट होती है, जिसकी वजह से प्रेशर में भी वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर? देयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें हम ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस। देखो 300 के दे रखा है, यानी केल्विन है बेटा। अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस करना है आपको तो वी हैव टू सबट्रैक्ट 273। 0.15 का फैक्टर छोड़ दो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। कितना आएगा बताओ? यस यस, बताओ 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 बताओ। 27, ऑब्वियसली 27 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है केल्विन को, तो 273 को सबट्रैक्ट करेंगे, याद रखना, सबट्रैक्ट करेंगे, याद रखना, सबट्रैक्ट करेंगे। वहीं पर इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। जो बच्चा देगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में बताएगा। हाँ, तो मतलब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है आपको। सेकेंड है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अच्छा हाँ, ये प्रोसेस अगर उल्टा होता बेटा, ये अगर मान लो कोई बोलता कि 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो कुछ नहीं करना, 30 में बेटा 273 को बस ऐड कर लेना। ठीक है, तो कितना हो गया बताओ? 303 के हो जाएगा। यानी डिग्री सेल्सियस से केल्विन बनाने के लिए ऐड करना है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए आपको सबट्रैक्ट करना है। नाउ व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो स्टीम होगा। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? दोनों फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड में भी होगा कुछ और यहाँ पर गैस में भी होगा। ठीक है, तो स्टेट बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आप सिर्फ गैस लिखेंगे, और 100 डिग्री सेल्सियस पर बेटा गैस भी होता है और लिक्विड भी होता है, तो दोनों आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन भी है कि ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब स्टेट में वेरिएशन हो रहा होता है। तो आप वही बताएंगे कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लेटेंट हीट के फॉर्म में छुपा रह जाता है उसके स्टेट को कन्वर्ट होने के लिए, जब तक पूरा मटेरियल कन्वर्ट नहीं हो जाता। जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज अप होना शुरू हो जाता है। सजेस्ट मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैस। एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करने का मेथड आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, प्रेशर अप्लाई करो, टेम्परेचर को डाउन करो, उससे आप कर सकते हो। तो ये आंसर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो बस एक थोड़ा सा आइडिया दिया है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा उसकी रिलेवेंसी कैसे है चैप्टर के इन टॉपिक्स के साथ या क्वेश्चंस के साथ। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन फैक्टर के बारे में। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यस डेफिनेटली, उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। इवेपोरेशन होता कैसे है, इवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और इवेपोरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स कुछ क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे आज की ही इस वीडियो में। चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ बने रहोगे तो और भी सीखोगे, है ना। इवेपोरेशन, जैसा कि आप जानते ही हो कि जब कभी भी लिक्विड पार्टिकल्स दूर होते हैं और अपने स्टेट को बदलता है तो वो गैस कंडीशन में आता है। उसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं, यानी चेंजिंग अ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट बाय अप्लाइंग टेम्परेचर और रिड्यूसिंग प्रेशर। Do we always need to heat or change pressure for change the state of matter?
अब सवाल बहुत बड़ा है यहाँ पर, क्या हर बार हमें प्रेशर में वेरिएशन और टेम्परेचर में वेरिएशन करने की जरूरत होती है अगर स्टेट ऑफ मैटर बदलना है तो? मतलब सोच कर देखो, मतलब मैं बोल रहा हूं कि हर बार हमें प्रेशर और टेम्परेचर में वेरिएशन करना पड़ेगा जब हमें स्टेट ऑफ मैटर को बदलना है, और बात ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती, या करती है? चलो जानते हैं इसको भी। कैन यू quote some example for from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without liquid reaching the boiling point? Yes. देखो, टेम्परेचर की जरूरत तो होती है, ये बात मैं अश्योर कर दूं। अगर आपको सॉलिड से क्या बनाना है, सॉलिड से क्या बनाना है बेटा, आपको लिक्विड बनाना है। लिक्विड से क्या बनाना है, आपको गैस बनाना है। अगर आप नोटिस करो, पेट्रोल गिर जाता है तो थोड़ी देर बाद इवेपोरेट हो जाता है। कई बार ये इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। जब इवेपोरेशन फास्ट होता है तो उसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह हो सकती है कि जो सब्सटेंस है वो वॉलेटाइल है। नाम याद रखना, मैंने क्या बोला, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि थोड़ी सी भी उन्हें हीट मिली, फट से उन्होंने अपना स्टेट बदल लेना है, उसे हम कहते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो थोड़े स्टेबल से होते हैं, जिनको स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में वाटर की बात करो आप, तो वाटर जो है वो लेस वॉलेटाइल है, पेट्रोल डीजल ज्यादा वॉलेटाइल है, इसीलिए कम टेम्परेचर पर भी पेट्रोल डीजल इवेपोरेट हो जाता है। वाटर when left uncovered slowly it changes into vapor, obviously yes. wet clothes dry up, जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। What happens to the water in above two examples? यानी पानी जो था वो उड़ गया, कपड़े जो थे वो सूख गए, आखिर क्या हुआ पानी का? We know that particles of matters are always moving and never at rest. हाँ, वो बात अलग है कि आपको पार्टिकल्स मूव होते हुए दिखते नहीं हैं, बट वो मूव हो रहे होते हैं। अगर आपका सॉलिड है तो सॉलिड के केस में पार्टिकल्स मूवमेंट एक्चुअल तो नहीं करते हैं, पर वाइब्रेशन जरूर करते हैं। हमने ये पहले भी पढ़ा था। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. बिल्कुल सही बात है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर पार्टिकल्स की जो पोजीशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और जब पार्टिकल की पोजीशन अलग होगी बेटा, तो डेफिनेट सी बात है कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे लीस्ट होती है, गैस में सबसे ज्यादा होती है। In case of liquid, small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of the other particles and gets converted into the vapor. And this phenomena changes the liquid into the vapor at any temperature below its boiling point called evaporation. आपको याद है मैंने जब आपको बॉइलिंग कराया था ना, बॉइलिंग प्रोसेस समझाया था, तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था वहां पर, अगर याद हो शायद। उस पॉइंट का नाम शुरू होता है बी से, और वो एक फिनोमिना था, बल्क फिनोमिना। याद है, हमने पढ़ा था कि जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमिना है। बॉइलिंग में हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर सभी मॉलिक्यूल्स के बीच के जो आप कहते हैं ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको तोड़ लेता है, और तोड़कर फिर वो इन्वायरमेंट में फ्री होकर घूमना चाहता है। वहीं पर अगर इवेपोरेशन की बात करूं बेटा, तो ये एक सरफेस फिनोमिना है, सिर्फ सरफेस के टॉप मोस्ट लेयर पर चल रहा होता है काम। जब कभी भी, ध्यान से सुनना, जब कभी भी आप किसी बाल्टी के अंदर पानी रखते हो और धूप में रखते हो, तो धीरे धीरे उस बाल्टी का पानी कम होता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बाल्टी का पानी खत्म हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली कई दिनों तक छोड़ो आजकल की तपते धूप में, तो आप नोटिस करोगे कि शायद 5-7-10 दिन में पानी का काफी ज्यादा लेवल रिड्यूस हो जाएगा, होगा ना। अब सवाल उठता है कि नीचे का पानी इवेपोरेट हुआ या ऊपर का इवेपोरेट हुआ, जो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में था। इसीलिए इवेपोरेशन एक कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना, जबकि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, यानी इंटायर होता है वो, ये सिर्फ सरफेस पर होता है। तो इसीलिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं।
यानी क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम इवेपोरेशन को बढ़ा सकते हैं, इवेपोरेशन को बेटा घटा सकते हैं, है कोई तरीका? चलो जानते हैं फिर। तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द फैक्टर्स बाय हैविंग सम एक्टिविटीज। एक्टिविटी 1.14 यानी टोटल अब तक हमने 13 एक्टिविटीज परफॉर्म कर ली हैं, मतलब डोंट यू नो 13 एक्टिविटीज परफॉर्म कर ली हैं। 13 एक्टिविटीज परफॉर्म करने का मतलब समझ रहे हो, हमने अलग अलग तरीके से 13 एक्सपेरिमेंट करके चीजों को समझा। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी नंबर 1.14। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर द विंडो अंडर अ फैन। ठीक है, विंडो के पास फैन के नीचे उसे रख लेना है। Take 5 ml of water in open china dish, keep it near the window or under a fan, या तो विंडो के पास या फैन के नीचे। Take 5 ml of water in open china dish, ठीक है, open china dish and keep it inside a cupboard or shelf in your class. Record the room temperature, record the time or days taken for the evaporation process in above cases. आप नोटिस करोगे कि जो चाइना डिश है, जो ओपन है, हवा के कांटेक्ट में है, खुला हुआ है, सरफेस एरिया ज्यादा है, इवेपोरेशन सबसे तेज उसी में होगा। यानी कि इवेपोरेशन यहां पर आपको 3 चीजें समझ में आई। पहला, इवेपोरेशन टेम्परेचर की वजह से होता है। रूम टेम्परेचर जिस दिन ज्यादा होगा इवेपोरेशन उस दिन ज्यादा होगा, रूम टेम्परेचर जिस दिन कम होगा इवेपोरेशन उस दिन कम होगा। इस चीज को समझने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक चाइना डिश को सेम टाइम पर धूप में डाल सकते हो उतनी ही अमाउंट ऑफ लिक्विड लेकर, और नोटिस करो कि घर के अंदर वाला चाइना डिश का पानी जल्दी इवेपोरेट होता है या बाहर वाला। तो आप नोटिस करोगे बाहर वाले का ज्यादा जल्दी होगा क्योंकि बाहर धूप में टेम्परेचर ज्यादा है। तो एक चीज यहां से ये क्लियर हो गया कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। टेम्परेचर को बढ़ाओगे इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, टेम्परेचर को कम करोगे इवेपोरेशन बेटा क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो आपने एक तो लिया बंद किसी वेसल में या टेस्ट ट्यूब में जिसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। आप नोटिस करो ना, मैंने बोला इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, तो जितना बड़ा सरफेस दोगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना कम सरफेस दोगे इवेपोरेशन उतना कम होगा। कभी कपड़े सुखाए हैं आपने, तो आपने नोटिस किया होगा जब हम कपड़े सुखाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, कपड़े धोकर निचोड़ देते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज कर देते हो जिससे कि इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। दूसरा, इवेपोरेशन करने के लिए आप उसको झड़काते हो। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कपड़ों में फिर भी अटके रह जाते हैं, झड़काने से न्यूटन के फर्स्ट लॉ से वो नीचे गिर जाते हैं। अब क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ, आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे उसे। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको फैलाकर धूप में डालते हैं। टेम्परेचर मिल गया, फैलाया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया, और गर्म मौसम है जिसमें ह्यूमिडिटी कम है, नमी कम है। बारिश के दिनों में आपने नोटिस किया होगा आपके कपड़े देर से सूखते हैं, सर्दियों में कपड़े देर से सूखते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, बारिश के दिनों में नमी होती है इन्वायरमेंट में, तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले यहाँ पर हमने फैक्टर्स डिस्कस। इवेपोरेशन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ जाता है। इवेपोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से सरफेस एरिया इवेपोरेशन बढ़ जाता है, दोनों डायरेक्टली हो गए। तीसरा, इवेपोरेशन विंड स्पीड पर डिपेंड करता है, जब हवा तेज चलेगी इवेपोरेशन फास्ट होगा, यानी विंड स्पीड भी डायरेक्टली होता है। ह्यूमिडिटी के इनवर्सली होता है, यानी इन्वायरमेंट में नमी ज्यादा होगी इवेपोरेशन कम होगा, इन्वायरमेंट में नमी कम होगी इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, यही सारे पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे फटाक से। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। What do you infer about the effect of temperature, surface area, wind, velocity on evaporation? तो वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। Now, you must have observed that rate of evaporation increase with, yes, rate of increase with। तो पहला कहता है surface area increase with increase, क्या बोलते हैं, evaporation increase with increasing surface area। पहला पॉइंट क्या है कि सरफेस एरिया के बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ जाता है। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा हीट के, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस कर रहे हो तो कपड़े जब आप सुखा रहे थे तो कपड़े को फैला कर डाल रहे थे। ये छोटा बच्चा जानता नहीं है साइंस की बात, लेकिन उसको भी पता है
कि कपड़ों को फैला कर डालेंगे तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन अगर उसको ये बताओगे क्यों सूख रहे हैं जल्दी, वो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा ये चीज़। तो फिर तो आप तो समझदार बच्चे हो ना समझदार। तो समझ में आ गया कि सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से बेटा सरफेस एरिया बढ़ रहा था, टेम्परेचर को भी बढ़ा दिया, तो भैया 4 चांद लग गए। टेम्परेचर के बढ़ाने से भी इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, पार्टिकल्स उतनी रेंडमली भागेंगे तो सिस्टम को छोड़कर भी उतने जल्दी निकल जाएंगे। नेक्स्ट आता है डिक्रीज विद ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बढ़ाने से ये डिक्रीज हो जाता है, यानी जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, नमी बढ़ जाएगी एनवायरनमेंट में, तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। तो हमारा इसलिए बारिश के दिनों में जो कूलर होते हैं बेटा वो ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं करते, क्योंकि कूलर के पानी का इवेपोरेशन स्लो हो जाता है और हमें उतनी ठंडी हवा नहीं लगती है। कूलर कभी भी सबसे अच्छी ठंडी हवा हमें तब देता है जब बाहर धूप ज़्यादा हो। इसीलिए जो बाहर वाले कूलर होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। मेटल की खास बात क्या होती है, जल्दी गर्म भी होते हैं और जल्दी ठंडे भी होते हैं, इसीलिए कूलर ज़्यादा बेस्ट काम करता है। अगर आपको बाहर वाले इन्वायरमेंट के लिए कूलर चाहिए तो प्लास्टिक वाला बिल्कुल मत लेना, आप मेटल वाला लेना, ज़्यादा एफिशिएंट कूलिंग करता है। और साथ ही ये वाला पॉइंट तो भैया क्या ही बताएं, इट इंक्रीज विद विंड स्पीड। आपने अक्सर नोटिस किया होगा सर्दियों के दिनों में या फिर कभी अब बारिश के दिनों में कपड़े सुखाना चाह रहे हो तो बाहर तो बारिश हो रही है, तो घर में हम क्या करते हैं बेटा, या तो पंखा चलाकर छोड़ देते हैं जिससे कि उसकी हवा से कपड़े सूख जाए, तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इवेपोरेशन की वजह से बेटा कूलिंग होती है। नो डाउट इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। आपके हाथ पर अगर मैंने बताया था आपको कि जैसे स्वेट आता है, पसीना आता है, कपड़े भीग जाते हैं और पंखे के नीचे बैठो या फिर कूलर के नीचे, आहा क्या मजा आता है, एसी वाली फीलिंग आती है कुछ देर तक। तो जैसे ही पानी कपड़े का सूख जाता है, पसीना सूख जाता है, उसके बाद फिर गर्म हवा लगती है हमें, क्योंकि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब सवाल उठता है कि सर ये बता दो कि इवेपोरेशन से ठंडक कैसे मिलती है हमें। होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। हमारी जो हथेली है या हमारी जो स्किन है, स्किन के कांटेक्ट में वो लिक्विड आती है जो इवेपोरेट हो रही है, चाहे वो पानी है, पेट्रोल है, और या फिर आप कह सकते हो अल्कोहल है, या फिर स्पिरिट है, या नेल पेंट रिमूवर है जिसे आप एसीटोन कहते हो। वो अगर हाथ पे आया तो होता क्या है कि जब गर्म हवाएं उससे टकराती है तो वो इवेपोरेट होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल हल्के हैं, लेस लूजली बॉन्डेड है, इवेपोरेट होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स टूटता है और वो उड़कर बाहर निकल जाता है। तो जब वो उड़ रहा होता है तो उसे इवेपोरेट होने के लिए कुछ एक्सेस हीट भी चाहिए होती है। तो कुछ हीट तो उसे बाहर से मिल रहा है, कुछ आपकी बॉडी का ले लेता है वो। और जब आपकी बॉडी का हीट ले लेता है, चुरा लेता है, तो आपकी बॉडी को लगता है भाई ठंडा हो गया, है ना। तो यही होता है इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग। जब वो मॉलिक्यूल हटता है वहां से तो हीट लेकर भाग जाता है और इसकी वजह से हमें ठंडक लगती है कुछ देर तक। उसके बाद जब नई हीट जनरेट होती है फिर वहीं आ जाते हैं। In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. Obvious सी बात है, जब खुला environment होगा, खुला वेसल है, अक्सर देखो ना, आप ढक्कन बंद करके पानी की बोतल को रखो, उसको आप अगर धूप में 4 दिन 5 दिन 6 दिन भी रखोगे ना तो पानी इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इवेपोरेट होकर उसके पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकलना था, पर आपने उसे एयर टाइट ढक्कन से बंद करके रखा हुआ है, तो पानी इवेपोरेट होता है उसी सिस्टम के अंदर, फिर कंडेंस होकर दोबारा ठंडा हो जाता है। ये चीज़ आप अक्सर नोटिस करोगे, धूप में थोड़ा सा आप या तो आधा बोतल पानी भरो, प्लास्टिक की कोई डिस्पोजेबल बोतल हो, आधा बोतल पानी भरो, उसको एयर टाइट कर दो, बहुत टाइटली पैक कर दो, मतलब जिसमें से हवा ना निकल पाए बाहर। तो जब हवा ही नहीं निकलेगी तो एयर के मॉलिक्यूल्स, इवेपोरेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे। आप उसे धूप में रख दो। जब आप उसे धूप में रखोगे दिन के टाइम में और उसके शाम को जाकर देखोगे तो वाटर की बोतल पर ऊपर कॉर्नर्स पर, किनारे पर, बाउंड्री पर जहां पानी नहीं था वहां पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। हुआ क्या, पानी स्टीम में बदला, ठीक है, या फिर कह सकते इवेपोरेट हुआ, और इवेपोरेट होने के बाद बेटा वो पानी का मॉलिक्यूल उसी के अंदर रह गया। फिर जब बॉटल ठंडा हुआ तो कंडेंस होकर दोबारा पानी बन गया। तो सिस्टम को छोड़कर निकल कहाँ रहा है, वो बार बार वहीं आ जा रहा है, बार बार वहीं आ जा रहा है। जस्ट लाइक अ वाटर, हमारा जो क्या बोलते हैं, जो वाटर साइकिल है ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी।
keeps on evaporating, the particle of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation, है ना. And this evaporation of energy from the surrounding make the surrounding cooled, है ना, जिससे वो एनर्जी लेता है उसको वो ठंडा कर देता है, और इसीलिए हम कहते हैं evaporation cause cooling. Next, what happens when you pour some acetone? Acetone किसे कहते हैं बेटा? नेल पेंट रिमूवर को. ऑन योर पाम, या फिर पेट्रोल डीजल ऑन योर पाम, या अल्कोहल ऑन योर पाम. द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉज द पाम टू फील कूल. लेकिन कुछ ही देर तक, जब तक वो इवेपोरेट होकर निकल रहा होता है. आफ्टर अ हॉट सनी डे द पीपल sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. छत पर आप देखोगे कि छत पर लोग पानी गिरा देते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी की वजह से इवेपोरेशन से वो जो हीट होती है वहाँ की वो ख़त्म हो जाती है, तो घर ठंडा हो जाता है. तो अगर आपका इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है, गांव वाला इन्वायरमेंट, तो खेतों के या फिर घर के आसपास में हम बाउंड्रीज पर पानी छिड़क देते हैं. Can you cite some more example from day-to-day life where the we feel the effect of cooling due to evaporation? मटका वगैरह देखा होगा आपने, घड़े वगैरह देखे होंगे, उसके अंदर भी यही होता है. अब इसमें पहला एप्लीकेशन जो अपने आप में क्वेश्चन भी है बेटा, ये क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है. क्या कह रहा है? Why should we wear cotton clothes in summer? समर में हम कपड़े जो हैं वो कॉटन वाले क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन के कपड़ों की खास बात होती है कि वो वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है ना. वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे धीरे इवेपोरेट करता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आएगी और हमारी बॉडी को रिलीफ मिलेगा. साथ ही सिंथेटिक कपड़े अगर पहनोगे तो ज़्यादा स्वेट की वजह से बेटा पैरासाइट्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, एलर्जी वगैरह हो सकती है, स्किन रैश हो सकता है, फंगल प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसलिए भी हमें कॉटन पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए. तो आंसर में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ड्यूरिंग समर वी रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कोल्ड. हाँ, ऑब्वियस सी बात है. पर्सपायर, रेस्पायर नहीं, सॉरी, पर्सपायर. पर्सपायर मतलब होता है इवेपोरेशन थ्रू बॉडी. ठीक है, रेस्पायर तो सांस लेना होता है, मैंने इसे रेस्पायर पढ़ लिया. इट्स अ पर्सपायर. हम जो है ज़्यादा स्वेट करते हैं, ज़्यादा पर्सपायर होते हैं, और जिसकी वजह से हमें कूलिंग मिलती है. वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल एट द सरफेस द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और द बॉडी और द सरफेस change into the vapor, and the heat energy equal to latent heat heat of the vaporization is absorbed from the body and leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it with the atmosphere very easily, और easy evaporation की वजह से हम ये पहनते हैं. उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो. Why do we see water droplets on outer surface of glass container ice cold water? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि कभी भी आप कोई भी ऐसा वेसल लो, ठीक है, अभी भाई क्या ही बन गया, कोई भी ऐसा वेसल लो, उसके अराउंड में, उसके अंदर आप कुछ आइस क्यूब्स डाल दो, कुछ आइस क्यूब्स डाल दो, ठंडा कर दो, कुल मिलाकर बात है, आप उसे ठंडा कर दो या ठंडा पानी डाल दो, तो इसके बाहर ना बाउंड्री पर आपको ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे. थोड़ी देर ज़्यादा रखोगे तो फर्श के ऊपर भी वो पानी थोड़ा सा बिखरा हुआ आपको महसूस होगा, नज़र आएगा. ऐसा क्यों हुआ? तो जब ये चीज़ जो थी वो ठंडी हो गई थी, तो इन्वायरमेंट के अंदर जो मॉइस्चर था, यहाँ पर जो मॉइस्चर था बेटा, वो आकर इसके सरफेस से टकराया, तो जिसकी वजह से कंडेंसेशन हुई, मॉलिक्यूल सिकुड़ गए, और यहाँ पर हुआ क्या, जो गैस के मॉलिक्यूल में वाटर के मॉलिक्यूल थे, यानी हवा में जो पानी था वो कंडेंस हो गया, कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, और वही आपको दिखाई देता है. Let us take some ice cold water in tumbler. ठीक है, soon we will see water droplets on outer surface of the tumbler. The water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass water loses energy and get converted into liquid stage, which we see as water droplets. Yes. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी है. बाकी ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दे रखे हैं बेटा, अगर मेरी बात मानते हो, कुछ समझते हो, मुझे अपना भाई, दोस्त, टीचर, मेंटर जो भी समझते हो, तो बेटा आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को ज़रूर कवर कर लेना. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कवर देम. पहला क्वेश्चन, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर इन हॉट ड्राई डेज. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कूलर्स होते हैं वो गर्मी के दिनों में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं. रीज़न, क्योंकि
इवेपोरेशन फास्ट होता है गर्मी के दिनों में, और सर्दियों के दिनों में या फिर रेनी डेज में इवेपोरेशन स्लो होता है, तो कूलर अच्छा काम नहीं करते हैं। हाउ डज वाटर कैप्ट इन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर डेज? क्योंकि मटके के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं बेटा, वो पोर्स आपको दिखते भी नहीं है। उन पोर्स से वाटर जब बाहर निकलता है, परकोलेट होता है, तो वहां पर सरफेस पर आकर इकट्ठा होता है, और मटका इसीलिए आपको बाहर से भी गीला गीला दिखाई देता है। और जब हवा उसके साथ कांटेक्ट में आती है, तो हवा कांटेक्ट में आकर गर्म हवा उसे ठंडा करती है, और जैसे ही गर्म हवा उसे ठंडा कर देती है, तो अंदर का पानी कूल हो जाता है। Why does palm feel cold when we put some acetone, petrol और परफ्यूम on it? वही है कि पाम के ऊपर की सारी एनर्जी जो है वो लेकर भाग जाता है और हमारे हाथ को ठंडा कर देता है। Why we able to sip hot tea or milk faster from saucer than the cup? यानी अगर प्लेट वगैरह के अंदर अगर आप चाय पीते हो तो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, बढ़िया ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू कप, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, और सरफेस एरिया की वजह से जो है वो इवेपोरेशन फास्ट होता है। इवेपोरेशन फास्ट होता है तो कूलिंग फास्ट हो जाती है, तो चीज़ें ठंडी जल्दी हो जाती है। अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि व्हाट वी हैव एक्चुअली लर्न। तो हमने यहाँ से क्या कुछ सीखा वो सब एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा। वैसे तो सीखी बहुत सारी चीज़ें, पर पता नहीं याद कितनी है हमें, आई डोंट नो। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि पहला पॉइंट कहता है मैटर इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स। अग्री, द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, हालांकि 2 स्टेट ऑफ मैटर और होते हैं जिनके बारे में आपके सिलेबस में जिक्र नहीं है। एक है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, और दूसरा है बेटा प्लाज्मा। नेक्स्ट आता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड and intermediate in liquid and very very less in case of gas. The space between the particle, constituent particle in case of solid is very less, so kinetic energy is very very less. स्पेस ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, स्पेस कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। भाई सिंपल सी बात है, घूमने के लिए जगह दोगे तभी तो बेचारा घूम पाएगा। तो वही यहाँ पर कहने का मतलब, अगर आप इसे पढ़ोगे तो स्टेटमेंट वही कह रहा है। अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं तो द स्पेस इन बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड एंड इंटरमीडिएट इन केस ऑफ लिक्विड एंड maximum in case of gas, as space in case of gas is maximum. The arrangement of particle, very important point. देखो, the arrangement of the particle in most of the order in case of solid, in case of liquid, layer of the particle can slide over with each other and hence we can say randomly motion कर सकते हैं, flow कर सकते हैं। यानी liquid flow कर सकते हैं बेटा, gas flow कर सकते हैं, solid flow नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखना। The state of matters are interconvertible. We can convert state of matter by change in temperature and pressure. We've been discussed recently. Sublimation is the process in which a solid get directly converted into gas, ठीक है, without undergoing liquid state. Deposition is the process in which gas is directly converted into solid without undergoing liquid state. Boiling is the phenomena which is bulk phenomena. अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इस पर प्रेशराइज किया था। Particles from bulk, whole, bulk का मतलब whole होता है, liquid change into the vapor system. Evaporation is the surface phenomena. Evaporation एक surface पर काम चलता है। Particles from the surface, particle on the surface gain energy from the environment and overcome the force of attraction present in case of liquid and hence evaporate. The rate of evaporation does depend upon many factors. One of the factor is temperature. Temperature is directly proportional to the rate of the evaporation. Humidity is inversely proportional to the rate of evaporation. And wind speed is also, we can say, directly proportional to the rate of evaporation. And if you talk about the क्या बच्चे भाई, humidity, temperature, wind speed and surface area. Yes, evaporation surface area पर भी depend करता है. Surface area is also directly proportional to the evaporation. याद रखना, जो evaporation है बेटा, इवेपोरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया की भी। सरफेस एरिया बढ़ाओ इवेपोरेशन बढ़ाओ वाला फैक्टर है, जो याद रखना है आपको। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग हमने पढ़ा, उसके बहुत सारे फिनोमिना को डिस्कस किया, एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है जब कभी भी 1 किलो लिक्विड कन्वर्ट होता है किस में बेटा, बताओ, वेपराइजेशन कन्वर्ट होता है किस में, गैस में। 1 किलो लिक्विड जब कन्वर्ट होता है गैस में क्या बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, बॉइलिंग पॉइंट पर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, मेल्टिंग होगा, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। सम मेजरेबल क्वांटिटीज विद देयर मेमोराइजिंग यूनिट्स
टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं केल्विन में, लेंथ को मेज़र किया जाता है बेटा मीटर में, मास को मेज़र किया जाता है केजी में, वेट अपने आप में एक तरीके का फोर्स है बेटा और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, याद रखना। तो इस हिसाब से वेट की भी यूनिट हो गई न्यूटन, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है बेटा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना। वॉल्यूम होता है आपका क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम यानी केजी पर मीटर क्यूब, प्रेशर होता है बेटा पास्कल यानी कि पीए। और हमने ये भी पढ़ा था 1 पास्कल किसके बराबर होता है, बताओ बताओ बताओ, 1.01 इंटू 10⁻⁴ बताओ। चलो ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमने काफ़ी हद तक इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ लिया है। होपफुली मैंने जो आपको ये सारी वीडियोस दी हैं, इन सभी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। कुछ भी ऐसा लगा हो कि आपको जो समझ में नहीं आया, यू आर फ्री टू आस्क, बिल्कुल पूछो बेटा, क्योंकि पूछोगे सीखोगे तभी आप कभी पेपर में ज़रूरत पड़ी तो उसे लिखोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेरों सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।